बूंद बूंद से ही सागर का निर्माण होता है और छोटे छोटे कदमों से ही लंबे लंबे सफ़र तय किए जाते हैं। ऐसा ही छोटा प्रयास आज हम फिर से करने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आप सभी को यहाँ पर उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा सामान्य हिंदी से 20 अंक की जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है उससे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। एक भाग इसका पहले आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है। मेरा पूरा प्रयास है कि जो 20 अंक हैं वो जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का, उन सारे सिलेबस को यहाँ पर पूरा एक कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर 20 प्रश्नों का यहाँ पर निर्माण किया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो तुरंत अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय या अनु प्लस आय। देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ का इसमें अंतर है, वो भेद है, उसको आप देख सकते हैं। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनु का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, अनु प्लस अय। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है यण संधि। इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। संधि से संबंधित भी आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये यण संधि का उदाहरण है, अनु प्लस अय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यानी कि परोपकार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि लगी है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। अभी हमने यण संधि की बात की थी, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में उसका आंसर था। तो परोपकार में जो संधि है वो कौन सी? विसर्ग, गुण, वृद्धि या यण। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। अगर गुण संधि है तो इसका जो नियम है उस नियम को हम जान लेते हैं। यदि अ और आ के बाद, ठीक है, बात हो रही है यदि अ या आ के बाद क्या आए, यदि अ या आ के बाद ई या ई, छोटा ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री आ जाए, तो इनको मिलने के बाद क्रमशः क्या बन जाता है? इन दोनों का बन जाएगा ए, इन दोनों का बन जाएगा ओ, ठीक है, और री का बन जाएगा अर। इस प्रकार से क्रमशः अपने आप ये बन जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ महर्षि का। महर्षि ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। महर्षि में भी कौन सी संधि है? महर्षि में भी गुण संधि। अब महर्षि का विग्रह कैसे होता है? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो महर्षि में भी गुण संधि है और नियम मैंने आपको बता दिया। तो परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? जो बहाव शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? बह, आव, हाव या आवा। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो बह तो प्रथम में लगा है, ये तो होगा ही नहीं। हाव, आव या आवा, आवा नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है उसका उच्चारण अ हो रहा है, आ नहीं हो रहा है। तो ये दो चीज़ें अपने आप ही कट गई। आपको क्वेश्चंस में जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना आना चाहिए, उनको किनारे करना आना चाहिए, तब हमारे पास ऑप्शन कम रहेंगे तो हम सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। अब हमारे पास है हाव और आव, ठीक है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आव। अब क्यों है? क्योंकि बह, बह मूल शब्द है और आव ये प्रत्यय है, ठीक है। तो बह आव तो क्या बना? बहाव। बह मतलब बहना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आव। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखिए अभी हमने बात की थी प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। वैसे ही उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रथम में लगते हैं। प्रथम में लगते हैं तो यानी कि ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि ये तो अंत के हैं, है ना। अगर हम विज्ञान को देखें तो ये अंत के हैं, तो हमारे पास बचा विज्ञ और वी। तो अगर हम देखें तो विज्ञान, वी उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? समास से संबंधित भी इसमें प्लेलिस्ट में वीडियो जाके आप देख सकते हैं डिटेल में, जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो जैसे द्विगु समास की शॉर्ट ट्रिक यह है कि इसका प्रथम पद संख्या होता है। द्वंद्व समास की शॉर्ट ट्रिक यह है कि इसमें और या की जगह योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। कर्मधारी समास की विशेषता यह है कि इसमें विशेषण और विशेष्य का योग होता है।
तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी। अब इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमें आंसर हमारा मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कर्मधारी समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का योग होता है। जैसे नीलांबर, नील गाय, ठीक है, तो नीला ये क्या है, विशेषण है और वो विशेष्य है। इस प्रकार से कर्मधारी समास इसमें है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। आजीवन का अगर हम देखें तो आजीवन में प्रथम पद अव्यय है, और प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग जिसमें होता है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है। भूदान, भू के लिए दान, तो ये तत्पुरुष समास से कारक चिन्हों का प्रयोग है। सप्ताह, सप्ताह मतलब अभी हमने बात की थी जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो यही हमारा आंसर है। इसमें सप्ताह मतलब 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो 7 यानी कि संख्या, तो द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, सप्ताह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। तिरस्कार है, अहंकार है, गर्व है या स्वाभिमान है। ठीक है, देखिए स्वाभिमान और अभिमान में बहुत अंतर होता है। स्वाभिमान मतलब होता है अपने विषय में अच्छा सोचना, या आप उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अभिमान एक घमंड के रूप में होता है। तो अगर इसकी जगह अभिमान लिखा होता तो ये फिर से दर्प का पर्यायवाची हो जाता, लेकिन यहाँ पर दर्प का एक ही पर्यायवाची है। तिरस्कार है, अहंकार है, गर्व है या स्वाभिमान, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अहंकार। अगर मैं दर्प के अन्य पर्यायवाची की बात करूँ तो एक तो हो गया अभिमान, एक हो गया मद, ठीक है, मद, एक है दंभ, आप चाहें तो लिख सकते हैं दंभ, और घमंड। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये दर्प यानी कि अहंकार यानी कि अभिमान के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो इसलिए प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से जरूर हमें मोटिवेट करें। तो पहला ऑप्शन है अनीक, दूसरा है सैनिक, तीसरा है अरि, और चौथा है अतनु। देखिए आप लोग सोचेंगे कि सैनिक, सेना से सैनिक नहीं होता है, सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं, तो ये तो उसका उत्तर नहीं होगा। अरि का अर्थ होता है शत्रु, अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक है। और अनीक और अतनु बचे हैं। अतनु का अर्थ होता है जिसका तन ना हो, और मेरे ख्याल से मैं कंफर्म नहीं हुई, कामदेव का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन चलो छोड़िए, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर है अनीक। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अनीक। अगर मैं अन्य सेना के पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो एक है कटक, कटक, चमू, चमू नहीं होगा, चमू सेना का है, हाँ, कटक, चमू, दल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सेना के पर्यायवाची। कटक, चमू, दल। अनीक भी किसका पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनीक, सेना का पर्यायवाची। तो आप इस तक पहुंचे, इसलिए प्रश्न आपको देखने बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मुख होगा, विमुख होगा, प्रमुख होगा या अधिमुख होगा। उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विमुख। उन्मुख और अधिमुख तो सामने बैठ के जो बैठता है उसे हम कहते हैं ना उन्मुख होकर बैठो, और अधिमुख माने भी सामने मुंह करके बैठना होता है, और प्रमुख माने तो हाईलाइट हो गया। तो उसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विमुख। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द क्या है। पहले तो अथ का मतलब समझ लेते हैं। अथ का अर्थ क्या होता है। अथ का अर्थ होता है मंगल सूचक एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं आरंभ। अगर हम किसी काम के स्टार्टिंग को यानी कि किसी कार्य के शुभारंभ का मंगल सूचक शब्द दें तो उसको हम बोलते हैं अथ। अगर हमें पता है कि अथ का अर्थ होता है आरंभ, तो देखिए अंत मतलब समाप्त, ये तो नेगेटिव सेंस में है। अर्थ माने अलग हो गया, अध माने नीचे होता है, ठीक है, अध माने अधो, अधोगति की तरह नीचे प्राप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इति। इति माने होता समाप्त। आपने अगर कोई कथा पढ़ी होगी, आपने देखा होगा उसका जब कथा पूरी खत्म हो जाती तो अंत में लिखा जाता है इतिश्री, समाप्त, ठीक है। तो अथ का विलोम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इति। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहेंगे। उसको हम संभाषण कहेंगे, अभिभाषण कहेंगे, अपभाषण कहेंगे या अनुभाषण कहेंगे। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिभाषण कहेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने यहाँ पे किया है। आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, आपको अप्रैल में इसकी परीक्षा है, तब तक आप बहुत निपुण हो जाएंगे और 20 अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या होगा, अभिभाषण होगा। अगला प्रश्न है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक या परीक्षक, ठीक है। अगर हम जानते हैं प्रेक्षक किसे कहते हैं, तो प्रेक्षक का अर्थ होता है दर्शक। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आप प्रेक्षक हैं, आप
देख रहे हैं आप प्रेक्षक हैं। समीक्षक, ये इसका सही उत्तर है। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को हम समीक्षक कहेंगे। अगर मैं बात करूं उपेक्षक किसे कहते हैं, तो उपेक्षक मतलब उपेक्षा से बना हुआ है, निरादर करने वाला, अवहेलना करने वाले को हम उपेक्षक कहेंगे। और परीक्षक आप सभी जानते हैं, जो परीक्षा करने वाला होता है, परीक्षा लेने वाला होता है, उसको परीक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेक्षक मेरे लिए लगता है कि आपके लिए ये नया शब्द होगा। प्रेक्षक का मतलब दर्शक। ठीक है, और किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, सही उत्तर है समीक्षक। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें हमें सारे स्पेलिंग एक से लगते हैं। कुमुदनी, कुमोदिनी, कुमुदिनी, कुमुदनी। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? पहले हम सही उत्तर तो पहुंचते फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, कुमोदिनी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। शुद्ध वर्तनी के चयन में ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत कठिन से लगते हैं, क्योंकि हम मात्राओं का ध्यान बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में जरूर हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखने में हम वर्तनी अशुद्धिकरण बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए कुमुदिनी। पहली बात तो रूल ये समझ लीजिए कि बीच में कोई भी बड़ा ऊ या बड़ी की मात्रा नहीं आती है। कुछ हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, आते हैं, लेकिन अधिकतर नहीं आते हैं। लास्ट में जो होते हैं वो बड़ी ई या बड़ा ऊ आता है। ऐसा नहीं कि इसमें ही ये मैं बिल्कुल 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अधिकांश क्या होता है, जो बीच में मात्राओं का प्रयोग होता है वो छोटा ऊ, छोटा ई, इनका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप कुमुदिनी को याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुमुदिनी क्या है, तो कुमुदिनी कहीं ना कहीं कमल का ही एक पर्यायवाची है, लेकिन इसको थोड़ा सा जैसे छोटा कमल हम कह सकते हैं। कुमुदिनी के अन्य पर्यायवाची मैं आपको बताती हूँ, जैसे नलिनी। ठीक है, नलिनी, कैरव भी कहा जाता है, इसको जरूर नोट करें, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, अगर पर्यायवाची में आ गया। मृणालिनी भी कहा जाता है, जैसे मृणाल कमल को कहते हैं मृणालिनी। ठीक है, मृणालिनी। आपको लिखने, आप मेरी आवाज़ से इसको नोट कर सकते हैं। कुमुदिनी का अन्य पर्यायवाची आपको क्या बताया? नलिनी, कैरव, मृणालिनी, ये कुमुदिनी के पर्यायवाची। लिली जो होता है ना, लिली, उसको हम हिंदी में कुमुदिनी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से आते हैं वहाँ पर। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियाँ हैं। जब अनेक लग गया तो उसमें उसको बहुवचन बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत में अनेक जातियां हैं, और जातियां में हमेशा याद रखेंगे छोटी की मात्रा आती है। अभी हमने इस पर बात की थी। अगर आप जाति लिखोगे तो ये तो इधर को जाति उधर को जाति हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला प्रश्न है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या है? तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना या क्रोधित होना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ है। मुहावरे से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुरे का और बुरे से संग होना है ना। एक तो करेला मतलब एक तो पहले से ही करेला था, उसके बाद तीता, दूजा, एक तो आप पहले ही करेला, तीता मीन्स होता कड़वा, दूजा नीम चढ़ा, और उसके ऊपर से क्या चढ़ गया है? नीम भी कड़वा होता है, वो चढ़ गया है। तो यानी कि बुरे का और बुरे से संग होना, ये इसका सही उत्तर है। लोकोक्ति से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? देखिए आप सभी जानते हैं तत्सम तद्भव भी आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से भी मैंने प्रश्न लिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो उसका सही उत्तर है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव जो आपके सिलेबस में है, तीसरा है देशज या देशी शब्द भी कहते हैं इनको, और चौथा है विदेशज, इसको हम आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, आगत मतलब जो भाषा हमारे देश में बाहर से आई है उसे विदेशज, विदेशी या आगत भी कहते हैं। तो 4 प्रकार के हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी हमने बात की थी। ठीक है, 4 प्रकार के होते, चलो हम यहाँ पर डेफिनेशन समझ लेंगे। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों, तो यही हमारा आंसर है। और तद्भव वो होते हैं जिनमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, वो तद्भव होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो तद्भव होते हैं। देशज जिसको हम जैसे खाट, लोटा, ये सब शब्द है ना, जो देश मतलब हमारे भारत के अंदर ही बोले जाते हैं, गांव देहात में बोले जाते हैं, उनको देशज शब्द कहा जाए। पगड़ी है, खाट है, ठीक है, ऐसे शब्द। विदेशज जैसे जो भी, जैसे विदेशज मतलब मजिस्ट्रेट एक शब्द है, अभी आगे प्रश्न में आएगा। तो जो भी अंग्रेजी, उर्दू, ये सब उर्दू है, अंग्रेजी है, जापानी, जैसे रिक्शा शब्द जापानी है, तुर्की के शब्द हैं, चाइनीज चीनी शब्द हैं, ये सारे विदेश शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और ज्यों का त्यों जो संस्कृत से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आएगा? अभी हमने बात की, तो तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो परीक्षा शब्द क्या है?
तत्सम शब्द है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा। अगर ये तत्सम है तो परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाएं, इससे आपकी तैयारी का पता मुझे भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा, उसका अंतिम प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। अभी मैंने आपको बताया था तत्सम नहीं है, क्योंकि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव हिंदी, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त। और मजिस्ट्रेट देशज शब्द होगा नहीं, क्योंकि देशों में हमारी लोकल जो देहाती भाषा है उसमें मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं बोला जाता है। मजिस्ट्रेट से अंग्रेजी शब्द है, तो यानी कि क्या है, विदेशज शब्द है। मजिस्ट्रेट क्या है, विदेशज शब्द है। तो इस प्रकार आज हमने जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का सेट 2 हमने यहाँ पर भाग 2 यहाँ पर हमने सॉल्व किया। आप सभी अपने ज्ञान के अनुसार इनको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने स्कोर लिखें। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो बताएं, या प्लेलिस्ट में जाके उसका डिटेल वीडियो देखें। ऐसे ही इसके प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाते रहूँगी। मेरा पूरा प्रयास था हर पाठ्यक्रम से उन प्रश्नों का यहाँ पर संकलन करना। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।